Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, my dear class fellow. I hope that all of you will be very well. Finally, I have decided to continue my lectures. So today I'm going to talk about the evolution of developmental patterns in unicellular protists. ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि ये टॉपिक जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी वो बायोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी ग्रोथ के बारे में, ठीक है, और उनमें जो थ्रू आउट द लाइफ जितने भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पर है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स। ठीक है, इस पॉइंट से आपको दो जो पॉइंट है वो क्लियर होंगे। एक तो ये है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होती हैं, जिनमें खुराक यानी न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर करते हैं। फिर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो इनमें आते हैं। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है डेवलप्स। ठीक है, यानी जितने भी चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। एनिमल्स में भी फिर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों की बात आती है कि वो सभी क्या होते हैं, उनमें डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। और डेवलपमेंट आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट से मुराद वो प्रोसेस होता है जिसके तहत ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, चाहे वो हाइट के लिहाज से हो या बॉडी में और अदर ग्रोथ हो। ठीक है, अगर आप माइंड में रखो एक ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल, तो जिस तरह से एक जाइगोट होता है, फिर उस जाइगोट की फर्दर डिवीजन होके क्लीवेजेस बनते हैं, फिर उसकी आगे जाके गैस्ट्रुलेशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, और एट द एंड एक फुली मिच्योर जो एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है, उसकी पार्चुरेशन हो जाती है। तो अगर आप उस एग्जाम्पल को माइंड में रखो तो आपको डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही में डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, बल्कि जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह प्लांट हो गया, जिस तरह से एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गई, ठीक है, तो उनमें भी डेवलपमेंट का प्रोसेस परफॉर्म्ड होता है। ठीक है, आपने ये पॉइंट जहन में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट कैन बी सीन इवन अमंग द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो ना सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, बल्कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जो है वो टू कैटेगरीज में रखा गया है। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक यानी कि सिंगल सेल होता है तो उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो अमीबा की एग्जांपल यूनिसेलुलर में आती है और ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल मल्टी सेलुलर में आती है। और सेल तो आप लोग जानते ही हो, यानी सेल जो है वो हमारे पास बेसिक यूनिट है किस चीज का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाता है और उनकी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि मोर ओवर बाय स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट we can see the simplest forms of cell differentiation and sexual reproduction। इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है
कि अगर हम यूनिसेल्युलर प्रोटेस्ट के डेवलपमेंट को देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे, तो इससे हमें बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने तो डेवलपमेंट को भी जाना कि अब डेवलपमेंट हमारे पास कैसा प्रोसेस हो। यूनिसेल्युलर के बारे में भी आपको पता है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि एग सेल से बने हुए हों। अब बात आती है प्रोटेस्ट की। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास एक किंगडम है, किंगडम प्रोटेस्टा। प्रोटेस्ट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं और एनिमल्स लाइक भी। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत लाइक करेक्टर्स पाए जाते हैं तो उनको हम प्रोटेस्ट कंसिडर करते हैं। उनकी सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो एल्गी है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम यूनिसेल्युलर प्रोटेस्ट को ले ले और उसकी जो जितनी भी डेवलपमेंट होता है, यानी जिस तरह से वो दुनिया में आता है, उसकी फर्दर ग्रोथ होती है, तो अगर हम उसको स्टडी करें तो उससे क्या हो जाएगा, वी कैन सी द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमें सेल डिफरेंशिएशन की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो देखने को मिलेगी। अब सेल डिफरेंशिएशन क्या है, नाम से ही जाहिर है, यानी सेल का डिफरेंशिएट होना। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है तो उसमें कुछ चेंजेस आके उससे जब दूसरी चीज बनती है तो हम कहते हैं इसकी क्या हुई, डिफरेंशिएशन हुई। इसी तरह से अगर आपको सिंपली मैं ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल दूं, तो जिस तरह से क्लीवेज होती है, यानी तो उस दौरान क्या होता है, एक जाइगोट एक सिंगल सेल होता है और उसकी माइटोसिस के बाद उससे फर्दर आगे जाके सेल्स बनते जाते। ठीक है, फिर उन सेल्स से जो कि माइटोसिस के तहत बने हुए होते, तो उन हर एक सेल से फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में अगर आप देखें तो हमारी किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है उनमें नर्व सेल्स पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हमारे ब्लड को देखें तो उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिस तरह के रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो इसी तरह से पहले तो ये सेल्स वही सिंगल सेल जाइगोट से निकलकर आते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है तो ये स्पेशलाइज्ड सेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, यानी जब सेल अपनी मॉर्फ को, अपने फॉर्म को चेंज करता है किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो उस सेल डिफरेंशिएशन की सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, वी कैन सी इनसाइड द प्रोटिस्ट्स। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, जिस तरह आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल बोथ आर कनेक्टेड, यानी दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह अगर आप ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें कि स्पर्म और एग की आपस में फ्यूजन हो जाती है और उससे हमारे पास एक डिप्लॉयड नंबर ऑफ जाइगोट बनता है। ठीक है, तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप कि इन सभी पॉइंट्स की आप लोगों को क्लियरेंस हो गई हो। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी के अंदर है, डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पर बात हो रही है कि कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंटल मॉर्फोजेनेसिस। अच्छा जी, अब डेवलपमेंट को तो आपको पता है कि डेवलपमेंट हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, वो आपको क्लियर हो गया है। अब मॉर्फोजेनेसिस क्या है, मॉर्फोजेनेसिस के अगर वर्ड को आप देखें तो ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, यानी जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उनकी जो मॉर्फ होती है हर एक स्ट्रक्चर की, तो उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है ना, तो उसके पीछे किसका रोल है, कंट्रोल का मतलब है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई स्पेसिफिक फॉर्म बन रहा है,
तो उसके पीछे किसका रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द रोल ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं, जिस तरह हमें पता है कि सेल में हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है यानी न्यूक्लियस, उसका रोल होता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट में भी न्यूक्लियस का रोल है। तो द रोल ऑफ न्यूक्लियस को हम कहाँ पर देखते हैं, आपको पता है कि साइंस जो है वो विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं बोलता, यानी यहाँ पर हमें किसी एविडेंस की जरूरत होती है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, यानी आपको विद प्रूफ बात करनी होगी, विदाउट प्रूफ जो है साइंस बात नहीं करता। तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो एविडेंस के तौर पर लिए गई है, जो बात कही गई थी कि आइदर न्यूक्लियस रोल प्ले करता है या नहीं। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोलते हैं। यहाँ पर है, a century ago it had not yet been proved that the nucleus contained heredity or developmental information। a century ago तकरीबन आज से 100 years ago की बात है, जब न्यूक्लियस के बारे में ये नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पाया जाता है या न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल यानी डीएनए पाई जाती है, और फिर वो डीएनए फर्दर कुछ सेगमेंट से बनी होती है जिनको हम लोग जीन्स बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी उस टाइम इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि वो लोग जस्ट न्यूक्लियस को जानते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम ऑफ द बेस्ट एविडेंस फॉर दिस थ्योरी केम फ्रॉम स्टडीज इन विच unicellular organisms were fragmented into nucleate and anucleate pieces। अब अगर हम बेस्ट एविडेंस की बात करें तो वो ये थी कि क्या किया गया था, एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लिया था और उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एल्गी को लिया, उसको डिफरेंट क्या किया, पॉइंट्स में या डिफरेंट टुकड़ों में तकसीम किया, तो वो हिस्सा या फिर वो पीस जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद था तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएट, और वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं एन्यूक्लिएट, ठीक है। अगर आप देखें तो इस पॉइंट के अंदर दो चीजें आपको है आपके समझने के लिए, एक है न्यूक्लिएट और दूसरा आपके पास है एन्यूक्लिएट। तो जब यूनिसेलुलर को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया तो उसके कुछ हिस्सों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद था और कुछ के अंदर नहीं था। फिर इस बात को या फिर इस एविडेंस को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है विल्सन, उसने 1896 में रिव्यू किया था, यानी इसके बारे में कुछ बताया था, ठीक है, दोबारा से इसकी तरफ तवज्जो दी थी। अच्छा, लास्ट पॉइंट है कि व्हेन वेरियस प्रोटेस्ट वर कट इनटू फ्रैगमेंट्स, जब मुख्तलिफ प्रोटेस्ट लिए गए और उनको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया तो नियरली ऑल द पीसेस डाइट। However, the fragments containing nuclei were able to live and to regenerate entire complex cellular structures, ठीक है। यानी कुछ प्रोटेस्ट लिए गए, उनको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया, तो वो हिस्से जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद था तो वो क्या हुए, उनकी फर्दर ग्रोथ हुई, यानी उनमें डेवलपमेंट का प्रोसेस परफॉर्म हुआ, उनमें फर्दर डेवलपमेंट हुई, उनसे एक मुकम्मल प्रोटेस्ट बना। लेकिन वो टुकड़े, वो फ्रैगमेंट्स जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था तो वो उसी वक्त डीजेनरेट हो गए और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपको ये बात क्लियर होती है कि डेवलपमेंट के पीछे किसका रोल है, न्यूक्लियस का। यहाँ पर ये आपको द रोल ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो क्लियर करवा रही है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।